शाम गहरा रहे थे और कुछ लोग घने जंगल के रास्ते से गुजरने वाले थे। इस खौफनाक रास्ते को देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद से ज्यादा चिंता चौकीदार सुधीर और उसके साथियों को हो रहे थे। सुधीर ने विनोद को समझाया, साहब हमें समय रहते निकल जाना चाहिए, ये रास्ता बहुत खराब है और इतनी देर करना अच्छा नहीं है। विनोद उसकी बात समझ रहा था, लेकिन अपनी जवानी की जोश में उसे कोई डर नहीं था। विनोद ने मुस्कुराते हुए सुधीर के कंधे पर हाथ रखा। मैं इतने दिनों से रोज जंगल की सैर पर जाता हूँ, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे डर लगे। सुधीर ने फिर अपनी चिंता जताई, साहब जंगल का रास्ता कभी भी खतरनाक हो सकता है, आपका अकेले जाना सही नहीं होगा। आप कहें तो मैं 2-4 लाठीधारी चौकीदारों को अपने साथ भेज देता हूँ। विनोद ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी बाइक स्टार्ट करके जंगल की ओर बढ़ गया। उसे अकेले जाता देख सुधीर ने चुपचाप 2 चौकीदारों को उसकी बाइक के पीछे भेज दिया। जंगल में लगभग 1 किलोमीटर आगे एक चढ़ाई के बाद विनोद की बाइक का पेट्रोल अचानक ही खत्म हो गया। उसने अपनी बाइक की डिक्की से एक थैला निकाला और उसमें से मांस के कुछ टुकड़े पूरे जोर से दूर जंगल में फेंकने लगा। राहत की सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, तुम्हारी बहुत याद आएगी। विनोद अभी कुछ ही कदम चल रहा था कि उसे रास्ते में एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। तुम हमारी फॉरेस्ट चौकी के चौकीदार हो ना? विनोद ने पूछा। उस शख्स ने सिर्फ जी कहकर सिर हिलाया और विनोद के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद विनोद ने फिर पूछा, इतनी रात को तुम जंगल के बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चौकी में होना चाहिए था। उस रहस्यमय शख्स ने फिर से जी कहकर सिर हिलाया। विनोद के हर सवाल का जवाब वो सिर्फ जी कहकर देता, मानो उसके आगे उसे कोई शब्द आता ही ना हो। विनोद को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने कहा, इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ रखा है, अगर बुखार है तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। उस शख्स ने इस बार भी जी कहते हुए सिर हिलाया। विनोद का मन अब अजीब सी बेचैनी से भर गया। दोनों लगभग 2 किलोमीटर और आगे बढ़ चुके थे। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था, जिससे हर चीज साफ दिखाई पड़ रही थे। विनोद ने उस शख्स को गौर से देखना शुरू किया, लेकिन कंबल की वजह से उसका चेहरा चांदनी में भी अस्पष्ट लग रहा था। विनोद को कुछ शक हुआ, क्योंकि इतनी तेज चांदनी में भी उस शख्स के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे और उसके चलने की भी कोई आहट नहीं हो रहे थे। उसने खुद ही मन में बुदबुदाया, ये जरूर कोई इंसान नहीं है। सुधीर ठीक ही कह रहा था, मुझे इतनी रात को अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए था। विनोद अभी यह सोच ही रहा था कि पीछे से साइकिल पर आते कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। साइकिल की आवाज सुनते ही विनोद के साथ चल रहे उस शख्स ने एक विशाल डरावना मुंह फैलाया और उस पर झपटने को तैयार हो गया। एक पल के लिए विनोद की जान गले में अटक गई। अपनी जान बचाने के लिए वो पीछे हटा, लेकिन लड़खड़ाकर कच्ची सड़क पर गिर पड़ा। वो डर के मारे अपनी एड़ियां रगड़ता हुआ पीछे हटता जा रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा शख्स अब आधा जानवर और आधा इंसान का डरावना रूप ले चुका था। वो एक दैत्य में बदल गया था और विनोद की मौत उसकी ओर साफ पड़ रहे थे। इससे पहले कि वो दैत्य विनोद पर हमला करता,
साइकिल पर आते लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर वो भयानक जीव जंगल की झाड़ियों में कूदकर अंधेरे में कहीं समा गया। साइकिल पर आए उन दो आदमियों ने विनोद को जमीन पर गिरा देखा। उन्होंने उसे उठाते हुए पूछा, साहब आप ठीक तो है ना? विनोद ने कांपते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं। पर वो कौन था? वो तो किसी भूत प्रेत जैसा लग रहा था। उनमें से एक आदमी ने कहा, छोड़िए साहब, ये जंगल है, यहाँ वही जिंदा रह पाता है जिसे इसके तौर तरीके मालूम हो। विनोद को तुरंत समझ आ गया कि ये वही चौकीदार थे जिन्हें सुधीर ने उनकी मदद के लिए भेजा था। बिना और बहस किए उसने अपनी बाइक उठाई और तुरंत चौकी की ओर लौट चला। 1 घंटे की थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद विनोद अपनी फॉरेस्ट चौकी पर पहुंचा। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर सुधीर तुरंत समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। सुधीर ने विनोद को देखते ही कहा, आ गए साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही संजू का कत्ल हुआ था। उसे तो कुछ गुंडों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। तो इस पर विनोद ने कहा, वो एक भूत था क्या? वो मुझे मिला और करीब 2 किलोमीटर तक मेरे साथ चला। सुधीर ने तुरंत कहा, साहब वो आपको मिला? वो अकेले नहीं जाता, बहुतों को अपने साथ ले जाता साहब। सुधीर अभी बात कर ही रहा था कि विनोद ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या संजू का कत्ल हुआ था? सुधीर ने कहा, साहब वो लड़की का मामला था, कहते हैं ना खिला पिला कर मार डालो। खैर ये सब छोड़िए साहब जी, ये जंगल है, यहाँ जितने पत्ते हैं उतनी ही कहानियाँ। मैं भी आपका खाना लगवाता हूँ, ठीक है? रात का खाना खाने के बाद विनोद की खाट चौकी के बगल में लगा दी गई। बिस्तर पर लेटते ही थकान और दहशत की वजह से उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2:30 बजे छन छन की एक आवाज सुनकर विनोद की नींद खुल गई। जागते ही उसने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन उसे अंधेरे में काले साए के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो वापस सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अंधेरे में एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की लाल जोड़े में सजी हुई थी और डरावनी तरह से रेंगते हुए विनोद की ओर चली आ रहे थे। इससे पहले कि विनोद कुछ समझ पाता, उसकी खाट की रस्सियों ने उसके हाथ पैर कसकर जकड़ लिए। विनोद मदद के लिए सुधीर को बुलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, खाट की रस्सियां अपने आप ही उसके मुंह में घुसने लगी। वो असहनीय दर्द से तड़प और छटपटा रहा था और लाल जोड़े में सजी वो भयानक लड़की धीरे धीरे उसके ओर करीब आ रहे थे। विनोद खाट पर रस्सियों से बंधा पड़ा था। तभी वो लाल जोड़े वाली लड़की उसकी छाती पर आकर बैठ गई। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून विनोद की छाती में गड़ाते हुए एक कर्कश आवाज में कहा, मुझे बर्बाद करके तू यहाँ मजे कर रहा है? तुझे क्या लगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू जिंदा बच जाएगा? उस लड़की की बात सुनकर और उसका डरावना खूंखार चेहरा देखकर विनोद की रूह कांप गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था और डर साफ बता रहा था कि वो इस लड़की को अच्छी तरह से जानता था और उसे अपनी मौत भी सामने दिख रही थी। तभी अचानक विनोद के हाथ पैर की रस्सियां अपने आप ही खुल गई।
क्योंकि उसे बचाने के लिए सुधीर वहां पहुंच चुका था। सुधीर के एक हाथ में भभूत और दूसरे में एक माला थे और वो कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। उसके इन उपायों से उस लाल जोड़े वाली औरत की शक्तियां कम होती जा रही थी। कुछ ही पलों में विनोद सही सलामत खड़ा था, जबकि लाल जोड़े वाली औरत हवा में दर्द से तड़प रहे थे। सुधीर ने विनोद से पूछा, साहब ये कौन है? विनोद ने घबराते हुए कहा, पता नहीं कौन है, मैं तो यहाँ चैन से सो रहा था कि ये लड़की अचानक मेरी छाती पर आकर बैठ गई और अपने नाखून गड़ाने लगी। विनोद की बात सुनकर सुधीर ने उस औरत से पूछा, जल्दी बोल तू कौन है और मेरे साहब की जान क्यों लेना चाहती है? जल्दी बता, वरना मैं इस माला को तोड़कर तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। लड़की की आवाज अब हवा में गूंज रहे थे। मुझसे क्या पूछते हो? अपने साहब से पूछो। मुझे बर्बाद करके ये यहाँ जंगलों में चैन से रह रहा है। मैंने आखिर क्या गुनाह किया था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया? लड़की की बात सुनकर सुधीर भी गहरे सोच में पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, विनोद ने चिल्लाकर कहा, सुधीर इसकी बात मत सुन, ये एक चुड़ैल है और अपने साहब की बात मान, इस भूतनी की नहीं। मैं तो कहता हूं तोड़ दे माला और इसे भस्म कर दे। अपने साहब की बात सुनकर सुधीर ने माला खींचना शुरू किया, जिससे हवा में तड़पती लड़की के शरीर से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। दर्द से कराहते हुए भी उसने हार नहीं मानी और बोली, मैं और तुम्हारा फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद दोस्त, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। वो मुझसे प्यार करता था, पर मैं उससे नहीं। उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की कि मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं मजबूर थी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी और ये बात विनोद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक रात पता नहीं कैसे वो मेरे कमरे में घुस आया। मैं शादी के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी जब विनोद मेरे कमरे में घुस आया और मेरे चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जला दिया। मेरा चेहरा जल रहा था, मैं दर्द से चीख रही थी। इस आदमी ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर मैं इसकी नहीं हो सकी तो इसने मुझे किसी और का भी होने नहीं दिया। इस हादसे के बाद मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। दुनिया वाले मेरा जला हुआ चेहरा देखकर मुझसे घिन खाने लगे। मुझे खुद से नफरत होने लगी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की और कोशिश की, लेकिन ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये विनोद फिर से मेरी जिंदगी में आया, सिर्फ मुझे तबाह करने के लिए। इसने मुझे अगवा कर इसी जंगल में ले आया और रोज मेरे साथ किसी जानवर की तरह ये मुझे रोज नोचता। मैं कब तक ये बर्दाश्त करती? आखिरकार मैं हार गई और मौत को गले लगा लिया। और फिर मेरे मरने के बाद इसने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रोज जंगल में घूमने के बहाने ये मेरे शरीर के उन टुकड़ों को जंगली जानवरों को खिलाया करता था। तो अब तुम ही बताओ, क्या ऐसा इंसान जिंदा रहने के लायक है? उस लड़की की आप बीती सुनकर सुधीर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। लड़की की दर्दनाक कहानी सुनकर सुधीर ने अपनी मंत्र शक्ति रोक दी और विनोद से गुस्से में कहा, तो आप रोज रात को जंगल में इस लड़की के शरीर के टुकड़े फेंकने जाते थे? मुझे तो लगा कि खूंखार जानवर सिर्फ जंगल में ही होते हैं, पर आप जैसा घिनौना जानवर मैंने आज तक नहीं देखा साहब। आखिरकार आपने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? सुधीर की बात सुनकर विनोद ने उस आत्मा से कहा, पर संचिता,
मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती थी। इससे पहले कि विनोद अपनी बात खत्म कर पाता, सुधीर ने बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़े और इशारा किया, जिससे संचिता की आत्मा विनोद के शरीर में घुस गई। विनोद दर्द से तड़पने लगा। वो जमीन पर तकलीफ के मारे रेंग रहा था, क्योंकि संचिता की आत्मा उसके शरीर को अंदर से चीर रहे थे और उसके नाक, कानों और मुंह से खून बहने लगा। विनोद की आंखों की पुतलियां लगातार बड़ी होती जा रहे थे और अगले ही पल किसी बुलबुले की तरह फट गई। वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था, पर संचिता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी सुधीर विनोद के पास आया और उसने वही माला उसके गले में डाल दी, जिससे उसने संचिता की आत्मा पर काबू किया था। सुधीर ने विनोद के शरीर में मौजूदा संचिता की आत्मा से कहा, संचिता, जब तक यह माला विनोद के गले में रहेगी, तुम्हें उसके शरीर से कोई नहीं निकाल पाएगा। जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो। इतना कहकर सुधीर वापस चौकी की ओर मुड़ गया। संचिता भी विनोद के शरीर को अपने काबू में लेकर जंगल की गहराइयों में चली गई। उस दिन के बाद से विनोद का फिर कभी कोई पता नहीं चला। सुधीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद को जंगल की सैर का बहुत शौक था और एक दिन वो सैर पर गए, पर कभी वापस ही नहीं लौटे। आज इस हादसे को 5 साल बीत चुके हैं। कभी कभी रात को सुधीर को जंगल से किसी के चीखने की भयानक आवाज सुनाई देती है। सुधीर जानता है कि यह आवाज विनोद की है, जो संचिता के प्रतिशोध का शिकार बन चुका है। लेकिन वो इस आवाज को किसी भूत प्रेत या किसी आदमखोर की झूठी कहानी बता देता है, ताकि जंगल का खौफ बरकरार रहे और कोई भी विनोद जैसी क्रूरता करने की हिम्मत ना करे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दानिश का सिलेक्शन वन विभाग के वन रक्षक के पद पर हुआ था, तो पिथौरागढ़ के सरकारी कॉलेज में उसको रहने के लिए एक घर दिया गया था। वो अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी राशि के साथ वहां रहने चला गया था। शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मन मुताबिक होने लगा। दानिश सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस जाता और शाम को 4 बजे तक वापस घर आ जाता। पूरा का पूरा इलाका जंगल जैसा था, तो वहां पर कोई आसपास सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए शॉपिंग के लिए वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लगभग 2 महीने बाद एक दिन राशि टेडी बियर खिलौने के लिए काफी जिद करके रोने लगी। राशि की मम्मी उसको बार बार ये कहकर शांत कर रहे थे कि पापा शाम 4 बजे तक आ जाएंगे, तब हम लोग मार्केट से टेडी बियर खरीदने चलेंगे। राशि की मम्मी राशि को बहला फुसला कर घर के बाहर टहल रहे थे, लेकिन फिर भी राशि जिद कर ही जा रहे थे। तभी एक आदमी, जिसके गले पर एक काला निशान बना हुआ था, वो सामने की तरफ से पैदल जा ही रहा था। राशि के रोने की आवाज सुनकर वो रुककर उसे बड़े गौर से देखने लगा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। फिर थोड़ा भावुक होकर राशि की मम्मी को आवाज देते हुए बोला, मैडम मैडम। राशि की मम्मी उसकी बात को सुनकर उसके पास जाते हुए कहती है, जी कहिए। वो आदमी हाथ जोड़कर कहता है, जी मैडम, आप लोग यहाँ पर नए मालूम पड़ते हैं। आपकी बच्ची काफ़ी रो रही है, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? राशि की मम्मी थोड़ा अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहती है,
देखिए भाई साहब, मैं आपको नहीं जानती, मुझे माफ़ करिएगा। इतना सुनते ही वो आदमी निवेदन वाले भाव से कहता है, मैडम मेरा घर यहीं सामने ही है, देखिए। इशारा करते हुए वो दिखाता है, मैं खिलौने वाला हूँ। खिलौने वाला मतलब मैं खिलौना बनाकर बेचता हूँ। इतना सुनते ही राशि की मम्मी बहुत खुश होकर कहती है, क्या आपके पास टेडी बियर है? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जी जी है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहते ही आदमी दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है और देखते ही देखते वो एक बहुत सुंदर सा और बड़ा सा टेडी बियर लेकर वहां पहुंच जाता है और राशि को देते हुए राशि को देखकर थोड़ा सा दुलार भी करता है। राशि की मम्मी उसे पैसा देने लगती है तो वो भड़कते हुए कहता है, मैडम आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं भी एक पिता के जैसा ही तो हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आती हैं। राशि की मम्मी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रोता हुआ वहां से चला जाता है। ये सब देखकर राशि की मम्मी बहुत दुखी होती है, लेकिन इन सब से अनजान राशि उस टेडी बियर को पाकर उसके साथ खेलने लगती है। उस दिन समय इसी तरह से हंसी खुशी से गुजर रहा था। शाम को दानिश जब घर आता है तो वो राशि को टेडी बियर के साथ खेलता देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही राशि की मम्मी से टेडी बियर खरीदने के बारे में पूछता है। राशि की मम्मी उसे सब कुछ बता देती है। दानिश ये सब सुनकर कहता है, सही बात है, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन हम लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी है कि हमेशा से हम लोगों को अच्छे लोग ही मिलते आए हैं। वैसे खिलौने वाले से एक बात याद आई। आज ऑफिस में हम लोग लंच कर रहे थे, तब सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो राहुल ने एक खिलौने वाले की बात बताई। वो खिलौने वाला यहीं पास ही में रहता था, बच्चों से उसे बड़ा लगाव था, इसलिए वो खिलौने वाला खिलौना बनाकर बच्चों को बेचता था। उसकी कभी कोई खास मांग किसी से नहीं थी, जो जितना भी पैसा देता वो हंसी खुशी ले लेता, और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो उसे फ्री में भी दे देता। उसका इस कारोबार में कुछ खास फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन उसे खुशी और सुकून भरपूर मिलता था और उसका गुजारा भी जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। ये सब सुनते ही राशि की मम्मी कहती है, तो क्या उसके घर में कोई और नहीं था? दानिश एक गहरी सांस छोड़ने के बाद कहता है, उसके माँ बाप थोड़ा पहले बीमारी से जूझने के बाद गुजर गए थे और उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी असमय मारी गई, जिसके कारण उनका बच्चा और उनकी पत्नी के साथ ही मर गया। वो काफ़ी समय तक इस सदमे से उभर नहीं पाया तो खुशी और सुकून की तलाश में वो खिलौने वाला बन गया। फिर एक दिन वो भी मर ही गया। राशि की मम्मी कुछ गहरे विचारों में डूबते हुए कहती है, आज जो खिलौने वाला आया था वो भी अच्छा था, उसने भी पैसे नहीं लिए। क्यों ना हम लोग उनके घर कुछ खाने का सामान लेकर चलते हैं, उन्हें देकर आते हैं। दानिश अपनी पत्नी की बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, आओ चले फिर। अभी तो शाम के 5 बजने वाले ही हैं, थोड़ी देर में हम लोग लौट आएंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग खाने का सामान पैक करके उस खिलौने वाले के घर में पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुले होने के कारण दानिश कुछ बोलता हुआ घर के अंदर राशि और राशि की मम्मी को लेकर दाखिल होता है। वहां पर पहुंचते ही सबको ऐसा लगता है कि जैसे उस घर में काफ़ी महीनों से कोई भी रहता नहीं हो। वहां पर बहुत कुछ अजीब सा था। थोड़ा अंदर जाते ही उन सब की नज़र अचानक से एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। वो सभी थोड़ा डर जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक तरफ से एक प्रेग्नेंट औरत वहां पहुंच जाती है।
आप लोग कौन हैं? सभी लोग फिर से डर जाते हैं। तो वो औरत उन लोगों से उनका परिचय पूछती है। इतने में वो खिलौने वाला अचानक से सामने आ जाता है और राशि को दुलार करने लगता है। राशि की मम्मी खाने का सामान उन्हें देते हुए कहती है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं रहते हैं, इसलिए अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप हम लोगों से कह सकते हैं। इतना सुनते ही वो खिलौने वाला और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए बैठने को कहते हैं। लेकिन तानिश मुस्कुराते हुए कहता है, अब आज रहने दीजिए, संडे के दिन मेरी छुट्टी रहेगी, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। इतना कहते ही मुस्कुराते हुए सभी को लेकर दानिश वहां से निकल जाता है। अपने घर वो पहुंचने वाला ही होता है, तभी मोटरसाइकिल से राहुल वहां पहुंच जाता है। अरे सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? सर मैं तो मार्केट गया था, बस वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ? अरे यार वो कुछ नहीं, बस आज राशि एक टेडी बियर खरीदने की जिद कर रही थी, तो खिलौने वाले ने आकर इसे एक टेडी बियर दे दिया और कुछ पैसे भी नहीं लिए, तो वही उसी के घर गया था, उसी से मिलने। बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस पर राहुल बड़े ही आश्चर्य से पूछता है, अच्छा सर, उनका घर कहाँ पर है? हाथ से इशारा कहते हुए दानिश कहता है, वो रहा, बूढ़े माता पिता, एक प्रेग्नेंट वाइफ और एक खिलौने वाला, यही ना? तो इस पर दानिश कहता है, हाँ हाँ, ऐसा मतलब तुम भी उन्हें जानते हो? तो इस पर राहुल घबराते हुए कहता है, सर मैं उन्हीं की बात तो आज बता रहा था, वो सब मर चुके हैं। इस पर दानिश राहुल की ओर सदमे से देखता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग उनसे मिलकर आ रहे हैं। जिसके बाद दानिश वापस से उनके घर जाता है राहुल के साथ, मगर अब वहां पर कोई भी नहीं था। पूरे घर में धूल जमी पड़ी थी, मानो वहां कई महीनों से कोई नहीं रहता हो। उस दिन के बाद से वो खिलौने वाला और उसका परिवार कभी किसी को नजर नहीं आया।